ठीक है, फिर हम ही स्टार्ट करते हैं, बाकी ज्वाइन कर लेंगे टाइम से। ठीक है, एक बार मुझे बता देना मेरी वॉइस क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं वॉइस में? ओके ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन ये है, स्टार्टिंग क्वेश्चन। वन सेकेंड। ठीक है, कि इफ आई कुड सॉल्व वन प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड इट वुड बी। लास्ट में एज यूजुअल हम इसके आंसर्स पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन आपका। आज की जो क्लास होगी वो होगी रिटन कम्युनिकेशन पे। रिटन कम्युनिकेशन में आप बेसिक्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन देखोगे, फिर स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग क्या होता है, क्लैरिटी और ग्रामर को कैसे इम्प्रूव करना होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल राइटिंग क्या होती है, ईमेल्स कैसे लिखते हैं, बेसिक बेसिक चीजें हम सारी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिटन कम्युनिकेशन के साथ कि रिटन कम्युनिकेशन होता क्या है। रिटन कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन थ्रू रिटन वर्ड्स। जब हम चीज़ों को लिख करके कन्वे करते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं, वो कहलाती है रिटन कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल्स में ईमेल्स हो गए, लेटर्स हो गए, मैसेजेस हो गए, रिपोर्ट्स वगैरह हो गई, ये सभी आ जाते हैं रिटन कम्युनिकेशन में। अब रिटन कम्युनिकेशन क्या होगा, क्लियर होना चाहिए, उसके बाद उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए और पर्पसफुल, मतलब कि उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, कुछ किसी एक उद्देश्य के लिए उसको लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिटन कम्युनिकेशन। जो भी चीजें हम लिख के कन्वे कर रहे हैं वो आ जाती हैं रिटन कम्युनिकेशन के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन में क्या होगा, इफेक्टिव राइटिंग हेल्प्स टू कम्युनिकेट आइडियाज क्लियरली। जब हम क्या कहते हैं, चीजों को अच्छे से लिख के कम्युनिकेट करते हैं तो वो और बेटर तरीके से क्लियरली आइडियाज को हम प्रेजेंट कर पाते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहती है। मेंटेन रिकॉर्ड्स, शेयर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनली, अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। जब हम किसी चीज को लिख के कन्वे कर रहे हैं, लिख के बता रहे हैं, लोगों को शेयर कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, एक तो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड क्लियर लिखी रहेंगी। जब भी हमें उसको रिकन्फर्म करना होगा, चीजों को दोबारा देखना होगा, तो हम वो भी कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास वो चीजें ऑलरेडी लिखी हुई हैं। फिर इंफॉर्मेशन को प्रोफेशनली भेजने के लिए, जैसे ऑफिसेज में मीटिंग्स के इनवाइट्स हैं या ईमेल्स जाते हैं, और फिर क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज में कुछ नए लॉज या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो शेयर हो रहे हैं, तो वो आपका एक रिकॉर्ड मेंटेन है, आप उसको प्रोफेशनली भेज रहे हो लोगों तक। फिर उसके बाद अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म करने के लिए। अगर क्या होता है कि जब हम बोल के कम्युनिकेट कर रहे हैं तो शायद हमें कुछ बातें हम सुन ना पाए हों, या फिर भूल गए हों, छूट गई हों, तो जो कि वो रिटर्न कम्युनिकेशन में नहीं होती है, क्योंकि वहां पे जितना हमने एक बार में लिख दिया एज इट इज उसको ही पूरी तरीके से सही माना जाता है। तो रिटर्न कम्युनिकेशन के ये बेनिफिट्स हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग पे बढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग होता क्या है। सबसे पहली चीज, अ वेल रिटन मैसेज हैज थ्री मेन पार्ट्स। एक अगर मैसेज, जो एक अच्छा मैसेज लिखा है, चाहे वो मैसेज हो, चाहे वो एस्से हो, रिपोर्ट हो, किसी भी तरीके की, कहीं पे भी कोई चीज अगर लिखी गई है, तो वो क्या होते हैं, उसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा है बॉडी, तीसरा है कंक्लूजन। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या होता है कि आपका टॉपिक क्या है, आप उसको इंट्रोड्यूस, उससे परिचय करा रहे हो। बॉडी में क्या होगा, उसमें एक एक डिटेल्स आप समझाओगे। कंक्लूजन में क्या होगा, आप उसकी समाप्ति करोगे, उसको खत्म करोगे। अब इसको एक एक करके देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या हो गया, इंट्रोडक्शन का पर्पस क्या है, इंट्रोडक्शन का पर्पस है कैच द रीडर्स अटेंशन, यानी कि जो पढ़ने वाला है, सामने वाला इंसान है, उसका अटेंशन खींचने के लिए, उसका अटेंशन उस पे लाने के लिए, मतलब कि अगर वो शुरुआत में कोई अच्छी सी चीजें पढ़ेगा तो उसका ध्यान, उसका इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो जाएगा। दूसरा, इंट्रोड्यूस द टॉपिक, टॉपिक के बारे में जानकारी देने के लिए, उसको शुरुआत करने के लिए। फिर गिव अ ब्रीफ आइडिया ऑफ व्हाट विल बी डिस्कस्ड, छोटे में ही हम एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं इंट्रोडक्शन वाले हिस्से में कि आगे टॉपिक में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन का पर्पस कि हम क्यों इंट्रोडक्शन लिखते हैं। अब टिप्स क्या क्या होंगी इसकी, स्टार्ट विथ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्वेश्चन, कोट और स्टेटमेंट। इंट्रोडक्शन के कई सारे तरीके होते हैं। आप किसी फैक्ट से शुरुआत कर दो, आप कोई डेटा बता दो,
या फिर आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ कोटेशन दे सकते हो, एक अलग सा स्टेटमेंट किसी की बोली हुई बात बता सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज, कीप इट शॉर्ट एंड क्लियर। इंट्रोडक्शन कभी भी बड़ा नहीं होता है, वो छोटा होता है। डोंट एक्सप्लेन एवरीथिंग हियर। हमें यहाँ पे सारी चीजें, पूरी कहानी हमें इंट्रोडक्शन में नहीं बतानी है। इंट्रोडक्शन बस एक पहला गेट है जहाँ पे आप एंट्री लेते हो। ठीक है। अब इंट्रोडक्शन का एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर टॉपिक हमारा हेल्दी ईटिंग है, हेल्दी ईटिंग हमारा टॉपिक है, उसमें हमने लिखा इंट्रोड्यूस करना है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो इतना पार्ट उसने क्वेश्चन से स्टार्ट किया है कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सम पीपल ऑलवेज सीम एनर्जेटिक। क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत कुछ लोग क्या कहते हैं, हमेशा एनर्जेटिक क्यों लगते हैं? तो क्वेश्चन से हो गया। क्वेश्चन पूछने से क्या होता है, ऑडियंस जो आपकी होती है उसका ध्यान ऑटोमेटिकली उस पे बनने लगता है। ठीक है। अब ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, ये आप चाहे रिटन कम्युनिकेशन में लिख के करो या फिर आप स्पीकिंग बोलने के टाइम पे भी आपको यही तीन चीजों को फॉलो करना होता है। ठीक है। तो चाहे आप ये जो मैसेज है ये लिखा हुआ है या फिर आप इसको ऑडियंस के सामने बोल रहे हो, तो आप क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो। फिर देखो, वन ऑफ द बेस्ट बिगेस्ट रीजन इज हेल्दी ईटिंग। ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड हेल्प अस स्टे एक्टिव हेल्दी फोकस। तो ये क्या किया बेसिकली इसने छोटे से पैराग्राफ में, बस इंट्रोडक्शन दिया है कि हमारा टॉपिक हेल्दी ईटिंग है। तो हम इसको ही पढ़ के समझ सकते हैं कि हमारा टॉपिक किस चीज पे है, आगे हमें क्या क्या डिटेल मिलेंगी। और स्टार्ट करने का तरीका इसने क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जो कि है सोशल मीडिया का एग्जाम्पल। सोशल मीडिया हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। इट कनेक्ट्स पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड बट इट ऑल्सो ब्रिंग बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसने एक फैक्ट डाल दिया कि जो है सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट है, बट ये क्या कर रहा है, बेनिफिट भी ला रहा है, चैलेंजेस भी ला रहा है। तो आपको क्या करना है, अपने इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, किसी की कहे हुए कोटेशन भी यहाँ पे डाल सकते हो, कुछ डेटा के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि 20, यहाँ पे सोशल मीडिया का एग्जांपल ले तो हम दे सकते हैं डेटा कि सपोज करो 2000s में सोशल मीडिया का यूज ऑलमोस्ट 10% तक था, बट 2026 आते आते वो ऑल इंक्रीज हो गया है 80 to 90% में। ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब भी आप कुछ नंबर्स बोलते हो, कुछ किसी की कही हुई फैक्ट वाली बात बताते हो, कुछ कोटेशंस बताते हो, कुछ नया स्टेटमेंट देते हो, तो वहां पे क्या होता है, ऑडियंस का इंटरेस्ट डेवलप होता है। वो उस चीज को सुनने में इंटरेस्टेड हो जाती है, रैदर देन अगर आप केवल लिखी लिखी छपाई छपाई बातें कर बता रहे हो कि हाँ ये ऐसे होता है, सोशल मीडिया का ये यूज है, ये फायदा है, ये सारी चीजें हैं, तो वहां पे इंटरेस्ट कम हो जाता है क्योंकि वो चीजें ऑलरेडी लोगों को पता होती हैं। आपको कुछ ऐसे से शुरुआत करनी है जो लोगों को ना पता हो और उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन का पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं बॉडी के पार्ट में। बॉडी में क्या पर्पस है, एक्सप्लेन योर आइडियाज। अपने हर एक आइडिया को आप डिटेल में एक्सप्लेन करोगे, एग्जाम्पल्स दोगे, फैक्ट और रीजंस उसमें दोगे कि पहले के टाइम पे ऐसे होता था, फिर आप उसको एग्जांपल्स के थ्रू सपोर्ट करोगे एंड सपोर्ट योर मेन आइडिया। और आपका जो मेन आइडिया है उसके बारे में छोटी छोटी डिटेल्स देख के आप उसको बड़ा बनाओगे। टिप्स क्या है, वन आइडिया पर पैराग्राफ, यूज एग्जांपल्स, अरेंज आइडियाज लॉजिकली। देखो, बॉडी में क्या करना है, बॉडी सबसे बड़ा पार्ट होता है किसी भी रिटन मैसेज का या स्पोकन मैसेज का। ठीक है। अब वहां पे क्या करना है, आपको आइडियाज को अरेंज करना है, एक ऑर्डर होना चाहिए कि आप सबसे पहले, अगर हम पॉल्यूशन का नहीं, अगर यहाँ पे एग्जांपल हमने हेल्दी फूड वाला लिया था ना, हेल्दी ईटिंग वाला, तो हेल्दी ईटिंग वाले में क्या होगा, हम ले सकते हैं आइडिया को कैसे ऑर्डर कर सकते हैं कि सबसे पहले ये हेल्दी फूड्स के सोर्सेज हैं, ये यहाँ से हमें अवेलेबल हो सकते हैं। अगर हम हेल्दी फूड्स नहीं लेंगे तो हमारी हेल्थ पे क्या नुकसान पड़ेगा, तो हम हर एक आइडिया का एक स्पेसिफिक पैराग्राफ बना सकते हैं। उसके साथ साथ उसमें एग्जाम्पल्स दे सकते हैं और चीजों को लॉजिकली अरेंज करना है। ये नहीं कि हमने यहाँ पे बता दिया कि हमारे, हाँ, खराब खाने से हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर हमने बता दिया कि हमें हेल्दी खाना मिलता कहाँ से है। हमें हर एक चीज का प्रॉपर ऑर्डर बना के रखना है।
ठीक है, कि पहले पहली बात आएगी, फिर स्टोरी दूसरी लाइन आएगी, तीसरी लाइन आएगी, ऐसे करके। बिकॉज अदरवाइज क्या कहते हैं, आपकी जितनी भी आपने मैसेज लिखा है वो इधर उधर हो जाएगा, अपने स्ट्रक्चर को छोड़ देगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एक बॉडी का छोटा सा एग्जाम्पल है, ये तो पूरा एग्जाम्पल नहीं है, बट स्टिल छोटा सा एग्जाम्पल है, जहाँ पे हेल्दी फूड प्रोवाइड वाइटामिन मिनरल्स, फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंप्रूव इम्यूनिटी, ड्रिंकिंग इनफ वाटर, पीपल हु ईट बैलेंस मील यूजुअली फील मोर एनर्जेटिक। तो क्या किया है इसने, एक फॉर्मेट को पकड़ा है, हर एक डिटेल्स को धीरे धीरे करके अगली अगली लाइन में समझाया है। तो यही आपको बॉडी में करना है कि सारी चीजों को, अपने टॉपिक को डिटेल में समझाना है, बट एक ऑर्डर को फॉलो करते हुए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ, कि हमने पहले क्या देखा, इंट्रोडक्शन, फिर हमने देखा कंक्लूजन, फिर उसके बाद है, अब नहीं, फिर हमने देखा बॉडी, अब हम देखेंगे कंक्लूजन। अब कंक्लूजन का क्या पर्पस है, कंक्लूजन मतलब कि आप किसी चीज को एंड कर रहे हो, किसी की एंडिंग हो रही है। ठीक है, अब एंडिंग में क्या होगा, समराइज द मेन पॉइंट्स, रीस्टेट द मेन आइडिया एंड विथ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज और सजेशन। अब ये पर्पस है आपका, आपको ये करना है। अब क्या है, जैसे कि आप का टॉपिक था हेल्दी ईटिंग। अब आप उसमें क्या करोगे, आपने हेल्दी ईटिंग को इंट्रोड्यूस किया, उसके बॉडी डिटेल्स बताई सारी, बट एंडिंग के टाइम पे आपको क्या करना है, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, जो आप उस मैसेज के द्वारा लोगों को समझाना चाहते थे, या आपका जो मेन आइडिया है, आप उसको दोबारा स्टेट करो, दोबारा बताओ, एक शॉर्ट में अलग तरीके से बताओ। ठीक है, फिर उसके बाद जब अपने मैसेज को आप खत्म करो, तो या तो आप क्या कर सकते हो, लोगों को सजेशन दे सकते हो, सजेशन दो आपकी, आप ये चीजें कर सकते हैं, या फिर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ खत्म करो, कि आप उनको एक नई सीख दो, या फिर आप उनसे क्वेश्चन भी पूछ लो कि अगर आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हो कि आपको किस तरीके की बीमारियां ना हो, तो आपको ये करना होगा। ठीक है, तो ये एक अलग तरीके से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ, जिससे कि लोगों को आपकी बात याद रह जाए, वो उस पे 1 मिनट के लिए सोचें कि हाँ, जेन्युइन ये चीज है, ये सही चीज है, हमें करनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीजें हमें नहीं करनी है, टिप्स क्या क्या हैं, कि डोंट इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज। कंक्लूजन में कभी भी आपको कुछ नया नहीं बताना होता है, आपने जो ऊपर चीजें बता रखी हैं, आपको एग्जैक्ट थोड़ा सा उसको छोटा करके बतानी होती है वहीं पे। कीप इट ब्रीफ, कंक्लूजन हमेशा सबसे छोटा होता है। एंड पॉजिटिवली, अच्छे तरीके से आपको पॉजिटिव वे में एंड करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, कंक्लूड करते हुए हेल्दी ईटिंग वाले में लिखा है कि इन कंक्लूजन, हेल्दी ईटिंग इज एसेंशियल फॉर अ हैप्पी एंड एक्टिव लाइफ, स्मॉल हेल्दी चॉइसेस कैन लीड टू अ हेल्दियर फ्यूचर। आपने क्या किया, एक मैसेज दिया, सजेशन दिया कि छोटी छोटी हेल्दी चॉइसेस अगर हम करेंगे तो हमारा फ्यूचर भी और ज्यादा हेल्दी होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा था, ब्रीफ में था, स्मॉल का कंक्लूजन था, आपने कुछ नया नहीं बताया, जो आप पहले समझाना चाह रहे थे आपने लास्ट में भी उसको वही समझाया, और पॉजिटिव नोट पे, कभी भी किसी को हमें डरा करके नेगेटिव पॉइंट पे नहीं खत्म करना है, कंक्लूजन हमारा एक हैप्पी वे में खत्म होना चाहिए। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन का। ठीक है, अब एक बार मुझे चैट में रिप्लाई कर दो कि इतना क्लियर है, कंक्लूजन, बॉडी और वो। कंक्लूजन वगैरह वाले पार्ट क्लियर है। ठीक है, चलो, तो अभी एक मैंने ऐसे का एग्जाम्पल लिया है, जहाँ पे मैं आपको बस पूरा मैसेज नहीं पढ़ूंगी, बट आपको एक डिटेल समझा देती हूँ ऊपर ऊपर से, कि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। टॉपिक है मेंटल हेल्थ का, एक्सरसाइज का क्या इम्पैक्ट होता है। अब देखो, इसको 3 पार्ट में बांट के रखा हुआ है। द फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन, ये जो सबसे बड़ा पार्ट है, जो है हमारा बॉडी का पार्ट, और लास्ट में सबसे छोटा पार्ट है कंक्लूजन का पार्ट। ठीक है, तो देखो, अब इंट्रोडक्शन में ये क्या कर, अब देखो यहाँ बॉडी में भी देखो, बॉडी में यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पैरा है, फिर ये एक छोटा सा दूसरा पैरा है, और ये एक तीसरा पैरा है। तो बॉडी में हमेशा ध्यान रखना, एक से ज्यादा पैरा हो सकते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन को आपको कंबाइन करके रखना है एक साथ। आप उसमें चीजों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ब्रीफ में समझाओगे, और यहाँ कंक्लूजन पे फोकस करना, कि यहाँ पे लिखा है कि इन समरी,
समरी में एक्सप्लेन किया है। और इसकी लास्ट लाइन पढ़ते हैं। लास्ट लाइन में लिखा है, एज अ सोसाइटी वी मस्ट प्रमोट द इम्पोर्टेंस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग फिजिकल एक्टिविटी इनटू आवर डेली रूटीन to keep not only our bodies but also our minds in optimal condition। यहाँ पे सजेशन दे रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है कि सोसाइटी की हमें समाज में होने के साथ साथ केवल फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करना है, बल्कि क्या कहते हैं, माइंड में, हमारे माइंड के लिए भी क्या क्या चीजें जरूरी है उनको भी हमें शामिल करना है। ठीक है, तो आप एक मैसेज दे रहे हो ऑडियंस को, उनको लास्ट में। तो यही होता है कंक्लूजन वाला पार्ट। बाकी बॉडी में इसने फिजिकल एक्सरसाइज समझाया, स्लीप वाला पार्ट समझाया है, फाइनली एक्सरसाइजेस से क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो समझाया है। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मेट हो गया ऐसे एग्जाम्पल का, या फिर किसी भी मैसेज का आप समझ सकते हो। बट यहाँ पे मैंने बेसिक से समझाया है कि अगर हम किसी ऐसे को लेके चले तो उसको हम 3 पार्ट्स में कैसे कैटेगराइज करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लैरिटी इन राइटिंग। राइटिंग में हमें क्लैरिटी कैसे लानी है। अब क्लैरिटी मतलब क्या हो गया, सबसे पहली चीज क्लियर। अब इसको हम केवल थ्योरी कंटेक्स्ट लिख देते तो इसका कोई मतलब नहीं है। तीन इसको भी क्लियर वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही हमने बांट लिया है। सबसे पहले अगर हम सी से समझें तो सी का मतलब हो गया क्लियर वर्ड्स, अवॉइड डिफिकल्ट वोकैबुलरी। अगर कई बार ऐसा है कि आप किस तरीके की ऑडियंस के लिए लिख रहे हो, अगर आप छोटे बच्चों के लिए लिख रहे हो या नॉर्मल एज के लोगों के लिए लिख रहे हो जिनको उतनी नॉलेज नहीं है, या फिर आप खुद बिगनर हो, तो आप क्या करो, अवॉइड करो कि आप डिफिकल्ट वोकैबुलरी पे जाओ, बहुत ही एक्सट्रीम टफ वर्ड्स के पीछे जाओ। बहुत सी इंग्लिश ऐसी होती है या हिंदी ऐसी होती है जो हमें एग्जैक्ट वर्ड समझ में नहीं आते हैं, जो एकदम खड़ी हिंदी या एकदम जो स्पैनिश अलग अलग फ्रेंच इंग्लिश होती है वो हमें वर्ड समझ में नहीं आएंगे। बट हम उसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, कॉमन वर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है एल से आपका लॉजिकल ऑर्डर। आइडियाज शुड फ्लो नेचुरली। आपको मैंने क्या बताया था पीछे भी, आपको हमेशा ऑर्डर को फॉलो करना है। आपके आइडियाज एक स्ट्रक्चर में होने चाहिए कि पहले आप कौन सी चीज बताओगे, फिर उसके बाद क्या डिटेल में एक्सप्लेन करोगे, तो आपको एक ऑर्डर फॉलो करके चलना है। फिर ई से आता है इजी सेंटेंसेस। आप ट्राई करो कि सेंटेंसेस को इजी रखो, उनको शॉर्ट कर सकते हो। फिर अवॉइड एक्स्ट्रा वर्ड्स। एक्स्ट्रा वर्ड्स मतलब कि आपको किसी भी तरीके के अननेसेसरी वर्ड्स नहीं डालने हैं। आगे मैं दिखाती हूँ एग्जांपल्स के साथ। फिर उसके बाद रीड अगेन। और लास्ट में आपको जब आपने पूरी चीजें लिख ली हैं तो उस पूरे से मैसेज को दोबारा से पढ़ो कि आपको क्या लग रहा है, उसमें कोई गलती तो नहीं है, या फिर वो कहीं से आर्टिफ बनावटी तो नहीं लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उसको सही कर पाओ। तो हमेशा क्लैरिटी में आपको क्लियर वर्ड से ही, सिंपल सा आप ये मेथड रिमेम्बर करो कि सी इज फॉर क्लियर वर्ड्स, वर्ड्स हमेशा क्लियर होने चाहिए। एल मतलब कि हमें और लॉजिकल ऑर्डर फॉलो करना है। ई मतलब कि इजी सेंटेंस को यूज करेंगे। ए फॉर अवॉइड एक्स्ट्रा वर्ड्स एंड आर फॉर रीड अगेन। ये सिंपल सा बेसिक फंडा है जहां पे आप क्या करोगे, किसी भी चीज को, अगर आप बिगिनर हो या फिर आप सोच रहे हो कि आपको कुछ लिखना है, तो आपको जब ट्राई करना है अपने आप को, तो आप इस मेथड से स्टार्ट कर सकते हो। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जिसको राइटिंग में इंटरेस्ट होता है वो और चीज़ों को डेवलप करता जाएगा और ज़्यादा इम्प्रूव करता जाएगा। बट फॉर बिगिनर्स ये मेथड सबसे इजी मेथड है। ठीक है, कि आपको इसका ध्यान तो रखना ही रखना है, इसके जिससे कि बेसिक से भी गलतियां आपसे नहीं होने पाएंगी। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। Due to unfavorable meteorological conditions, the sporting event was postponed। अब ये सेंटेंस तो थोड़ा सा हो सकता है शायद समझ में ना, इतना समझ में आ गया कि कुछ कंडीशंस की वजह से स्पोर्टिंग इवेंट पोस्टपोन्ड हो गया है। बट अगर हम इसको बोलें कि रीराइट दिस सो अ क्लास 5 स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड, अब क्लास 5 का बच्चा ये सेंटेंस नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर हम उसको सिंपल से ये समझा दें कि द मैच वॉज पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ बैड वेदर, कि मैच पोस्टपोन कर दिया गया है खराब मौसम की वजह से, तो वो ये मैसेज को बेटर समझ पाएगा बजाय इसके। ठीक है, तो यही क्लैरिटी ऑफ राइटिंग है कि हम किस ऑडियंस के पर्पस पे लिख रहे हैं, या हमें जो भी मैसेज लिखना है, हमारे सामने वाली ऑडियंस कौन है, कौन उसको रिसीव करने वाला है, उसके अकॉर्डिंग किस पर्पस के लिए हम उसे लिख रहे हैं। अब सपोज करो आप ऑफिस में आपको ईमेल लिखना है, तो आप
का ईमेल लिखने का फॉर्मेट अलग होगा, वो लैंग्वेज अलग होगी। और जो राइटर्स हैं, इंग्लिश राइटर्स हैं, बुक्स राइटर हैं, उनके लिखने का तरीका अलग होता है। वो उसमें कुछ कहानियां, कविताएं यूज करेंगे, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करेंगे, अलग अलग लैंग्वेजेस से लेकर के। तो हम वो चीज ईमेल्स में नहीं लिख सकते हैं। हर जगह के एनवायरनमेंट के हिसाब से राइटिंग करनी होती है। इसीलिए बेसिक क्लैरिटी ऑफ ये ध्यान में रखिए। ठीक है। अब एक सेकेंड। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्लैरिटी इन राइटिंग का एग्जाम्पल। अब आगे बढ़ते हैं ग्रामर बेसिक्स पे। ग्रामर बेसिक्स पे सिंपल सा है, जब हमें ग्रामर में क्या ध्यान रखना है। ग्रामर के, ये तो सपोज ग्रामर के रूल्स कहाँ पे हो रहे हैं, ये इंग्लिश राइटिंग की बात हो रही है, जब भी हमें इंग्लिश में लिखना है। हिंदी के अपने अलग रूल्स होते हैं, वहां पे हमें उसका ध्यान रखना होगा। इंग्लिश वाले में क्या, प्रॉपर ग्रामर के सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होती है, उसको टेंस का यूज कैसे होता है, पंक्चुएशंस क्या क्या होता है, इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। गुड ग्रामर इम्प्रूव प्रोफेशनलिज्म। अगर आप किसी इन्वायरमेंट में आपको लिखना है, तो आपकी अगर ग्रामर ही सही नहीं है, सपोज करो इंग्लिश में ही लिखना है आपको, या एग्जाम्स देने जा रहे हो, तो आपको क्या करना होता है, आपको सेंटेंस तो सही लिखने होते हैं ना। जब तक आप लिखोगे ही नहीं सही से, तो वो सही कैसे माना जाएगा, उसका मीनिंग कैसे निकलेगा। तो हमेशा अच्छी ग्रामर का ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस मैं आपको बोलूंगी और आप मुझे बताना कि उसमें क्या गलतियां हैं। ठीक है। उसके बाद आप उसको करेक्ट करोगे। 1 सेकेंड। 1 मिनट। ठीक है। तो चलो मैं क्वेश्चंस पूछूं, आपको उसमें समझना है कि उस सेंटेंस में क्या गलती है और आपको क्या लगता है कि उसमें क्या करेक्ट करना चाहिए हमको। ठीक है। एक बार चैट में रिप्लाई कर दो, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। ठीक है चलो। स्क्रीन विजिबल नहीं है बिकॉज अभी मैं आपको क्वेश्चन केवल ऐसे दिखाऊंगी ना। अभी मैं क्वेश्चन बोलूंगी, तब उसके बाद फिर स्क्रीन शेयर करूंगी। ओके। चलो। तो आपका पहला क्वेश्चन है, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट ड्यूरिंग द क्लास। मैं आपको चैट में भी लिख के दे ही देती हूँ, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना होने पाए कि मैं बोल क्या रही हूँ। ठीक है। चलो, फाइंड द मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन कि दिस क्वेश्चन, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट ड्यूरिंग द क्लास। आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन में क्या गलती है। वॉज होगा। ओके। ठीक है। बादल आप बताओ। ओके चलो ठीक है। ये क्वेश्चन बताओ। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजर along with his employees are attending the meeting। इस क्वेश्चन में क्या गलती है कि मैनेजर along with his employees are attending the meeting। is attending the meeting। ओके। ठीक है। along नहीं होगा। नहीं, along होगा, बट यहाँ वर्ब की दिक्कत है, जो कि आर अटेंडिंग नहीं, इज अटेंडिंग होगा। बिकॉज हम जो ये आर है, जब दो से ज्यादा लोग हैं, तो एक से ज्यादा लोग हैं, तो हम जो आर है, जो वर्ब है, वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है। तो मैनेजर के अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा इज। ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये बताओ मुझे। द कंपनी इज गिविंग फ्री कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स टू ऑल कस्टमर। यहाँ पे क्या लगता है।
फ्री नहीं होगा। ओके, ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड। हाँ, ओके, तो फ्री नहीं होगा बिकॉज क्या कहते हैं, ऑलरेडी हम कॉम्प्लीमेंट्री अगर यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब ही हो गया कि आपको वो चीज फ्री में मिल रही है, तो हमें एक्स्ट्रा वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, तो फ्री वर्ड यहाँ पे नहीं होगा। बाकी के 3 क्वेश्चन भी हम ऐसे ही देख लेते हैं कि इन माई ओपिनियन आई पर्सनली थिंक दिस आइडिया इज बेटर। तो अननेसेसरी वर्ड्स का यूज हम नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, डायरेक्टली हम मैसेज को कन्वे करेंगे कि आई थिंक दिस आइडिया इज बेटर। ठीक है। फिर माय फेवरेट हॉबीज आर रीडिंग, राइटिंग एंड ट्रैवलिंग। इसमें पंक्चुएशन की गलती है, जहाँ पे हमने, अगर हम कई सारी चीजें एक साथ बता रहे हैं तो कॉमा यूज करेंगे। फिर उसके बाद एवरीवन हैव देयर ओन ओपिनियन, तो एवरीवन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है, तो एवरीवन हैज देयर ओन ओपिनियन। ये बेसिकली ग्रामर रिलेटेड रूल्स थे जो कि मैंने एकदम नॉर्मल से लिए थे, आपको बस रिवाइज कराने के लिए। मैं यहाँ ग्रामर तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ा रही हूँ बिकॉज वो एक डिफरेंट टॉपिक हो गया, बट स्टिल बेसिक सेंटेंसेस में क्या क्या गलतियां हो सकती हैं इसको आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल राइटिंग में। अब फॉर्मल राइटिंग क्या होती है? फॉर्मल राइटिंग प्रोफेशनल और एकेडमिक एनवायरनमेंट में यूज की जाती है। इनफॉर्मल हम सबको पता है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हम यूज करते हैं। फॉर्मल में जो टोन होगी वो रिस्पेक्टफुल और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के हिसाब से होगी, और इनफॉर्मल में हम कैजुअल रह सकते हैं, फ्रेंडली तरीके से बातें कर सकते हैं। फॉर्मल में क्या होगा, यूजेस कंप्लीट सेंटेंसेस, हमेशा हमें सेंटेंस को कंप्लीट करके रखना है, बल्कि इनफॉर्मल में हमें जरूरी नहीं कि हम एक पूरा सेंटेंस कंप्लीट करें, शॉर्ट फॉर्म में भी हम यूज कर सकते हैं और सेंटेंस को आधा भी छोड़ सकते हैं। फॉर्मल में अवॉइड स्लैंग्स और इमोजीज, इमोजीज का यूज हम नहीं करते हैं, स्लैंग किस तरीके के सरकास्टिक चीजों का यूज नहीं करेंगे, बल्कि इनफॉर्मल में हम कैसे भी तरीके की बातें कर सकते हैं। ठीक है। फॉर्मल में आपको ग्रामर पंक्चुएशन का पूरा ध्यान रखना होगा, इनफॉर्मल में आप उसको थोड़ा सा नॉर्मल लेके चल सकते हो, कोई गलती भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट फॉर्मल में आपको ऑब्जेक्टिव और पोलाइट, यानी कि आपको किसी पर्पस से रिलेटेड आप उसको लिखते हो, वहां पे पोलाइट रहना है। इनफॉर्मल में आपको कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, आप पर्सनली उसको अपने लिए लिखते हो, लोगों को सेंड करते हो और एक्सप्रेसिव अपने इमोशंस को वहां पे एक्सप्रेस करते हो। ठीक है। तो ये तो आपको बेसिक सा फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट हो गया, इसको हम डायरेक्ट इंक समझते हैं। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होगा, जो भेज रहा है उसकी डिटेल्स ऊपर, फिर डेट वाला पॉइंट, फिर उसके बाद जिसको हम सेंड कर रहे हैं जो रिसीवर है उसकी डिटेल्स, उसका नेम, ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस वगैरह। सब्जेक्ट लाइन होना जरूरी होता है। फिर उसको हम सैल्यूटेशन करेंगे, यहाँ पे ग्रीट करेंगे। फिर आप क्या कहते हैं, बॉडी का पार्ट समझ लो, और फिर एंड में आप कंक्लूड कर रहे हो अपनी चीजों को, थैंक यू बोल के उसको एंडिंग कर रहे हो, तो ये फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट हो गया। इनफॉर्मल लेटर में ये वाला पार्ट जरूरी नहीं है कि आप अपना एड्रेस लिखो या ना लिखो। ठीक है। 1 सेकेंड। सेंडर्स एड्रेस हमेशा ऑप्शनल होता है। ठीक है, आप स्टार्ट कर सकते हो डेट के साथ, या फिर आप जिसको भेज रहे हो उसका थोड़ा सा एड्रेस लिख दो डेट के साथ, फिर उसके बाद डायरेक्ट उसका नेम, अपना पूरा टॉपिक बॉडी लिखो, और एंड में आप अपने नाम के साथ एंड कर सकते हो। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया इनफॉर्मल लेटर का। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, ईमेल बेसिक्स। ईमेल बेसिक्स में क्या होते हैं, ईमेल में क्या क्या चीजें होती हैं, एक सब्जेक्ट लाइन होता है, ग्रीटिंग करते हैं, बॉडी, क्लोजिंग और सिग्नेचर। अब हम इसको आगे बढ़ के डिटेल में देखते हैं। ठीक है। बेसिक ईमेल टेम्पलेट ये नहीं है, ये है। तो देखो, जब भी हम किसी को ईमेल लिखते हैं, सबसे पहले क्या होगा, वहां पे टू आता है कि जिसको हम भेज रहे हैं उस कंपनी का ईमेल एड्रेस होगा। सब्जेक्ट में आपको लिखना होता है एज इट इज एप्लीकेशन की तरीके से कि आप किस चीज के लिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पस के लिए आप ये ईमेल लिख रहे हो, आप उसको लिखोगे। ठीक है। फिर आप सबसे पहले ग्रीट करोगे, उसके बाद एक ओपनिंग लाइन दोगे कि आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। फिर आप स्टार्ट करोगे अपने इंट्रोडक्शन से, अपने बारे में चीजें बताओगे। उसके बाद आपका क्या पर्पस है, आप क्या क्या चीजें किस लिए वो लिख रहे हो, क्या पोजीशन आपको चाहिए, क्या काम है आपको मेन बॉडी में। यहाँ पे अगर आप अपना रेज्यूमे वगैरह अटैच कर रहे हो, देखो क्लोजिंग में ये भी लिखा है, क्या हैव अटैच्ड माय रेज्यूमे कवर लेटर फॉर योर रिव्यू, I'd be grateful for this opportunity। आप बस एंडिंग करोगे कि थैंक यू सो मच फॉर कंसिडरिंग माय एप्लीकेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आपने क्या किया, अपने बारे में डिटेल्स बताई, बॉडी में आपको क्या काम है, आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस आपने वो बता दिए,
फिर क्लोजिंग में आपने बता दिया कि मैं इस मेल के साथ साथ ये डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहा हूँ, आपने ये बता दिया। और एंड में आप साइन ऑफ करोगे, यानी कि एंडिंग करोगे बेस्ट रिगार्ड्स, तो जरूरी नहीं है, अपना नाम लिख दो थैंक यू बोल के, और साथ में अपना ईमेल भी नीचे लिख देते हैं, कुछ लोग नंबर्स लिख दिए, अपना एड्रेस लिख दिए, जो भी डिटेल्स उनको लिखनी होती है। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है ईमेल का, जब भी हमें किसी को ईमेल लिखना होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, टिप्स फॉर इफेक्टिव राइटिंग। इफेक्टिव राइटिंग के लिए क्या क्या टिप्स हैं? सबसे पहली चीज, नो योर पर्पस। आप किस चीज के लिए लिख रहे हो वो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी, अपनी ऑडियंस को फोकस करके चलो कि हमारा जो मैसेज है, हमारी जो राइटिंग है, वो कौन पढ़ने वाला है, उसके अकॉर्डिंग लिखना है। कीप इट सिंपल, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है चीजों को, उसको सिंपल रखो। चौथी चीज है, बी क्लियर। क्लियर मतलब कि राइट वन आइडिया एट अ टाइम। आपके दिमाग में जो भी चीजें आ रही हैं, एक एक करके उसको लिखो। हौच पौच करने की जरूरत नहीं है, क्लैरिटी के साथ लिखनी है। फिर ऑर्गेनाइज योर आइडियाज। हमेशा आइडियाज को एक स्ट्रक्चर में, एक पैटर्न में लेके चलो कि पहले कौन सा आइडिया है, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे करके। यूज शॉर्टर सेंटेंसेस। ये बिगनर्स के लिए है, जिनको कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस वर्ड्स नहीं आते हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस भी यूज कर सकते हो। ग्रामर और पंक्चुएशन का ध्यान रखना है। यूज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का यूज आप कर सकते हो अगर आप एडवांस या और अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हो। जैसे कि नाइस की जगह हम यूज कर सकते हैं एक्सीलेंट, प्लीजेंट और मार्वेलस, ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। रिमूव अननेसेसरी वर्ड्स। अननेसेसरी वर्ड्स पीछे भी मैंने दिखाया था, जैसे लिखा है कि इन माय पर्सनल ओपिनियन आई थिंक, डायरेक्ट आप लिखो कि आई थिंक दिस, जो भी आगे आपका सेंटेंस हो। ठीक है। फिर प्रूफ रीड बिफोर सबमिटिंग, और हमेशा सबमिट करने से पहले उसको रीड कर लो, रीड अगेन कर लो कि आपने जो चीजें लिखी हैं वो एक स्ट्रक्चर में है या नहीं, उनका फॉर्मेट सही है या नहीं। ठीक है। अब एक ऑब्जर्व मेथड है, जो कि होता है, अगर आपको सपोज करो कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां पे आपको एक इमेज दिखाई जाती है, और आपको उस इमेज को पढ़ करके आपको पैराग्राफ लिखना रहता है, कुछ सेंटेंसेस उस पर लिखने होते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप एक इमेज को ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है। तो आपको ऑब्जर्व कैसे करना है? ऑब्जर्व को ही कैसे आप किसी इमेज को देख के, कैसे किसी, अगर आपसे कोई चीज, कोई इंसान कह देता है कि इस चीज के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, तो आप वहां क्या करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे। तो ऑब्जर्व को ही हमने एक मेथड में कन्वर्ट कर लिया है, जो कि ओ से समझ गए ऑब्जर्व। ऑब्जर्व में क्या करना है, आप उस पिक्चर को पहले 30 सेकंड के लिए देखो, 30 सेकंड, 1 मिनट के लिए देखो। आपको उसमें क्या क्या दिख रहा है, कौन कौन उस पिक्चर में है, कहाँ पे है वो, क्या क्या ऑब्जेक्ट है उस पिक्चर में, कि आपको बस जो सामने दिख रहा है, जो आपकी इमेज में रियल में है, आप उसको देखो पहले। पहला मेथड हो गया ऑब्जर्व का पहला पहला लेटर। दूसरा है बी। बी फॉर बिल्ड द स्टोरी। अब आप क्या कहते हैं, कहानी बनाना शुरू करोगे, जहां पे आप केवल पिक्चर को एक्सप्लेन नहीं करोगे, आप वहां पे रह के सोचोगे कि यहाँ पे अगर मैं इस समय होता तो वो क्या हो रहा होता, या फिर अगर इस मोमेंट के पहले क्या हुआ होगा, आगे क्या हो सकता है। तो आप कहानी डेवलप करोगे। ये एक स्ट्रक्चर होता है, जब आपको कोई स्टोरी बनानी होती है तो आप ऐसे रह के, आप उस जगह पे रह के सोचने की कोशिश करते हो। ठीक है, ओ हो गया, बी हो गया। अब हम जाते हैं एस लेटर पे। एस लेटर में सेंस द इमोशन। अब आप उस इमेज का इमोशन फील करो, कि उसमें अगर कुछ लोग हैं तो वो क्या फील कर रहे हैं, ये पिक्चर किस मूड में, किस लिए बनाई गई है। ठीक है। फिर हाउ वुड आई फील इफ आई वर देयर, मैं वहां होता तो कैसा लगता मुझे। ठीक है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द मैसेज। ई फॉर एक्सप्लेन द मैसेज। आप मैसेज को समझाओ, जो चीजें उसमें दिख रही हैं उसके अलावा क्या कहते हैं, उसमें क्या समझाया गया, उस पिक्चर का मोटिवेशन क्या है, आप वो निकालो। फिर आर फॉर रिलेट। आप उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करो। वी इज फॉर वोकैबुलरी। अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करो। फिर उसके बाद ई फॉर एंड, द एंड विथ इम्पैक्ट। और लास्ट में खत्म करो, फिनिश विथ वन मेमोरेबल लाइन। ठीक है, एक अच्छी लाइन के साथ आप खत्म कर सकते हो। तो ये है एक पिक्चर। इस पिक्चर को अच्छे से देख लो। इसके ऊपर आपको 3 से 4 लाइन अभी लिखनी है। ठीक है। अभी आपको जो भी लगता है, 2 ही लाइन लिख पाओ, 2 ही लाइन लिखो। बट स्टिल आपके दिमाग में इस पिक्चर को देख के क्या होता है, क्या ये पिक्चर सिंबलाइज कर रही है, क्या मैसेज देना चाह रही है। देखो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि योर लिमिट इज ओनली यू। एक स्टेयर्स बेस्ड पैटर्न दिया हुआ है, आगे ड्रीम्स का तरीका है।
यहाँ पे एनवायरनमेंट चेक करो, एक अकेली लड़की खड़ी है, तो पिक्चर से कनेक्ट करने की कोशिश करो कि ये क्या समझाना चाह रही है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम लो, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देना। जब पिक्चर क्लियरली देख लो तो मुझे बता देना, फिर मैं पिक्चर हटा दूंगी अभी। अभी तो ऐसे 1 मिनट का टाइम है। ओके, सो आई होप पिक्चर क्लियर हो गई होगी। पहले मुझे चैट में इन्फॉर्म कर दो कि क्लास समझ में आई या नहीं, रिटर्न कम्युनिकेशन वाली चीजें समझ में। ओके, यू कांट आंसर बट इफ यू कैन राइट। अच्छा, ओके, सो यू आर वर्किंग इन दिस सन, आई मीन ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बादल, आपने पिक्चर देखी? ठीक है। ओके, ठीक है। पिक्चर के रिगार्डिंग आप कुछ कहना चाहोगे, कुछ एक दो सेंटेंस जो आपको पिक्चर देख के समझ आए हों? लिख दो, चैट में ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलो ठीक है, फिर से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी पिक्चर। देख लो, एक माउंटेन टाइप का एरिया है, आगे ड्रीम्स लिखा हुआ है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कुछ स्टेयर्स का पैटर्न है चढ़ाई वाला, और एक लड़की है। एनवायरनमेंट पे ध्यान दो, कुछ यहाँ साइन बोर्ड में मैसेजेस लिखे हुए हैं। ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। तब बट सोसाइटी का या इंस्टीट्यूशन का। ओके, ठीक है, ठीक है, आप लिखो, अब तक मैं देखती हूँ। चलो, एक जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पूछा था एज यूजुअल हमेशा की तरह, जो मैं डेली क्लास में करवाती हूँ, ये क्वेश्चन मैं चैट में भी भेज दे रही हूँ। इसका रिप्लाई भी आप लोग मुझे दो। ठीक है, कि इफ आई कुड सॉल्व वन प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड इट वुड बी। ओके, ठीक है। बेसिकली आप गर्ल्स उस पे फोकस कर रहे हो कि सोसाइटी के प्रेशर में। ओके, पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है।
ओके ओके, चलो ठीक है, मैसेज तो मैं समझ गई, पिक्चर वाला। कल हम इसको फिर से करा लेंगे एक बार। हेल्प, इफ आई कुड वन सॉल्व प्रॉब्लम, ओके, हेल्पिंग द पुअर, चलो ठीक है। सोनल, कैन यू सी द मैसेज और आर यू ओके टू रिप्लाई? यस, ओके, चलो ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का ही बस से मुझे आंसर दे दो। ओके, सो जस्ट वन, दिस वन क्वेश्चन which is if I could solve one problem. बादल, आप माइक ऑन करके बोल सकते हो? रिसोर्स एलोकेशन, ओके, परफेक्ट। कल 10 बजे से प्रैक्टिकल एग्जाम है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, तो आपको, ठीक है कोई बात नहीं, एग्जाम पहले दे लेना, उसके बाद हम, अगर दोबारा होगा तो दोबारा क्लास को समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। इजी टॉपिक रहेगा कल का, बहुत इजी टॉपिक है। हाँ, कल तो सैटरडे, ऑब्वियसली, सॉरी, कल तो सैटरडे, अब आपकी क्लास मंडे से होगी। हाँ सॉरी, थैंक यू सोनल। ठीक है, बाय द वे, चलो ठीक है, क्लास आई होप क्लियर हो गई होगी। कुछ डिटेल्स में बता देती हूँ। असाइनमेंट से रिलेटेड ये है कि असाइनमेंट आपको डायरेक्टली आपको शेयर कर दिया जाएगा आपके ग्रुप में। ठीक है, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा या जो भी ग्रुप होगा, वहां पे आपको असाइनमेंट शेयर कर दिया जाएगा। असाइनमेंट जब भी मिल जाए उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है असाइनमेंट को लेकर, तो मुझे वहां पे आप लोग शेयर कर सकते हैं, मुझे बता देना क्लास में आकर के। ठीक है। दूसरी चीज ये कि कल की जो एक्टिविटी मैंने दी थी वो अभी मैं डिस्कस नहीं करा रही हूँ, वो अगेन मंडे को डिस्कस कराऊंगी। ठीक है। और क्योंकि अभी सोनल बोल नहीं सकती है, बादल तुम भी, चलो ठीक है, क्लास को हम कल ही मंडे को डिस्कस करेंगे थोड़ी सी एक्टिविटी। आज मैं कोई एक्टिविटी नहीं दे रही हूँ, बिकॉज जो कल वाली थी वो हम कल ही डिस्कस, मंडे को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट वाली चीज जब भी आपको मिल जाए, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता देना, हम डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास को अभी हम इस यहीं तक रखते हैं। कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, सेम मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ भी नया सीखना जानना होगा तो मुझे बता देना। अगर ऐसा कुछ होता आज बता देते तो ठीक है, मंडे को मैं और अच्छे से प्रिपरेशन करके आती। बट स्टिल कोई भी डाउट, कुछ नई चीज सीखनी होगी तो मंडे को मुझे बता देना, हम उसको मंडे वाली अगले वीक वाली क्लासेस में कवर कर लेंगे। ठीक है। तो आज की कोई एक्टिविटी नहीं है, सैटरडे संडे आपका ऑफ है। प्रॉपरली रिलैक्स करो, अपने जो भी चीजें हैं उसको करो। ठीक है, असाइनमेंट मिल जाएगा तो असाइनमेंट करना, अदरवाइज जो भी चीजें होंगी अब हम नेक्स्ट वीक में मंडे को डिस्कस करेंगे। ओके।